जी अगले स्टेप पर चलते हैं। डेवलपमेंट ऑफ प्रोटेक्टिव लेयर्स अराउंड मेगास्पोरेंजियम। इंपॉर्टेंट बात है, और वो क्या है कि मेगास्पोरेंजियम वाज ऑलवेज अ वेरी डेलिकेट स्ट्रक्चर। ये एक ऐसा स्ट्रक्चर था जिसको जिसके स्पोर बड़ी आराम से जाया भी हो जाया करते थे। क्यों? तेज हवा चली, स्ट्रॉन्ग विंड, predators passing by, some animals, those got destroyed. So इनके इर्द गिर्द स्पेशल लेयर्स बनना शुरू हो गई। और ये स्पेशल लेयर्स कैसे बनी, इसके लिए हमें ये स्पेशल लेयर्स आमतौर पर स्पोरोफाइट का ही टिश्यू था। स्पोरोफाइट पे मेगास्पोरेंजियम, उसके इर्द गिर्द एक स्पेशल टिश्यू आना शुरू हो गया। लेकिन ये जो लेयर्स थी ये कैसे बनी, इसके लिए हमें एक स्पेसिफिक थ्योरी जानने की जरूरत है, एंड दैट थ्योरी इज नोन एज टीलोम थ्योरी, जो कि वॉल्टर जिमरमैन जो है इसने दी थी। और फॉसिल एविडेंसेस पे बहुत से लोगों ने बहुत से हाइपोथेसिस दिए, लेकिन ये जो वॉल्टर जिमरमैन की थ्योरी है, इट वाज एक्सेप्टेड बाय फॉसिल एविडेंसेस। सो इस थ्योरी के मुताबिक क्या है, all vascular plants evolved from a simple leafless ancestral form made up of sterile and fertile axis। ये डेफिनेशन हमें क्लियर होगी, लेकिन थोड़े से इस पे गौर करते हैं कि तमाम हमें यह पता है कि जी पहले लीफ नहीं हुआ करते थे, उसके बाद होते होते लीफ बनना शुरू हुए। उसके बाद क्या है कि हर ब्रांच पे स्पोरेंजियम नहीं होता। जिस ब्रांच पे स्पोरेंजियम होता है उसको हम क्या कहते हैं, स्पोरोफिल। ठीक है, तो जिस ब्रांच पे स्पोरेंजियम नहीं होगा उसको हम कहेंगे स्टेराइल, और जिस ब्रांच पे स्पोरेंजियम मौजूद होगा उसको हम कहेंगे फर्टाइल। तो इनकी मॉडिफिकेशन से क्या बन रहे हैं, इनकी मॉडिफिकेशन से जो मेगास्पोरेंजियम है उसके अराउंड प्रोटेक्टिव लेयर्स बन रही हैं। इसको एक्सप्लेन करते हैं अगले पॉइंट से पे चलने के बाद। नेक्स्ट स्टेप पे हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। अगला पॉइंट क्या है, एवोल्यूशनरी मॉडिफिकेशन ऑफ इट्स पार्ट्स प्रोड्यूस मोर एडवांस्ड वेस्कुलर प्लांट्स विद रूट स्टेम लीव्स मोर कॉम्प्लेक्स वेस्कुलर सिस्टम एंड प्रोटेक्टिव स्पोरेंजिया। याद रखिएगा, टीलोम थ्योरी इज नॉट जस्ट फॉर सीड हैबिट। जो टीलोम थ्योरी है वो लीफ के लिए भी वैसी ही है जैसी हमारे पास ये जो सीड हैबिट को की एवोल्यूशन है इसके लिए है। ये अभी आप देखेंगे कि आपको काफी ज्यादा सिमिलर पॉइंट्स मिलेंगे जो मौजूद थे किसमें, एवोल्यूशन ऑफ लीफ में मौजूद थे, वही सिमिलर पॉइंट्स आपको इसमें मिलने वाले हैं। तो लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब इस थ्योरी की एक्सप्लेनेशन क्या है, इस थ्योरी की एक्सप्लेनेशन में सबसे पहले जानना जरूरी है कि टीलोम क्या होता है। टीलोम क्या है, सिंगल नर्व्ड, और नर्व्ड के साथ आप वेंड भी लिख सकते हैं। सिंगल वेंड अल्टीमेट टर्मिनल पोर्शन, स्पोरोफाइट यहां से स्टार्ट हो रही है, ये अल्टीमेट टर्मिनल पोर्शन है। आप इतने हिस्से को क्या कह रहे हैं, टीलोम। दिस इज अ टीलोम। ये जो है ये हिस्सा, ये वाला, ये आपके सामने, ये फर्टाइल टीलोम है और ये स्टेराइल टीलोम है। मैंने आपको क्या कहा, एक तो टीलोम उस एंड को कहेंगे जो टर्मिनल है, जो सबसे एंड पर है, नंबर वन। तो ये टर्मिनल पोर्शन है, आप देख लीजिए, प्लांट का आखिरी पोर्शन टर्मिनल पोर्शन कहलाएगा। और अगर उसके ऊपर स्पोरेंजियम हो तो हुआ तो वो फर्टाइल है, और अगर उसके ऊपर स्पोरेंजियम ना हुआ तो वो स्टेराइल है। उसके आगे चलते हैं, द कनेक्टिंग एक्सिस बिटवीन डाइकोटमस, ये देखिए दिस इज डाइकोटमस पॉइंट, और इसका जो कनेक्टिंग एक्सिस है ये डाइकोटमस पॉइंट, ये डाइकोटमस पॉइंट। इनका जो कनेक्टिंग एक्सिस होगा इसको आप क्या कहेंगे, मीजोम। यहां मैं आपको सिर्फ क्या बता रहा हूं, यहां मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूं कि टीलोम क्या होता है, ताकि टीलोम को हम जो है वो अब आगे समझेंगे कि टीलोम थ्योरी कैसे हमें बता रही है कि प्रोटेक्टिव लेयर्स कैसे बनी। तो आप देख लीजिएगा, एक तो फर्टाइल टीलोम है, और फर्टाइल टीलोम और स्टेराइल टीलोम का जो गुच्छा होता है, उसको हम कहते हैं टीलोम ट्रस, राइट। सो आप देख लीजिए, फर्टाइल टीलोम, स्टेराइल टीलोम, इनकी डाइकोटमी जहां आकर ज्वाइन हो रही है उस पॉइंट को आप क्या कह रहे हैं, मीजोम। सो ये हमें पता लग गया कि टीलोम क्या है। तो टीलोम थ्योरी अब हमें समझने के लिए आसानी होगी। दोबारा जो है वो इसकी डेफिनेशन आप पढ़ लीजिए। सिंगल नर्व अल्टीमेट टर्मिनल पोर्शन है जिसको आप टीलोम कह रहे हैं। अब इसके बाद हम समझेंगे कि टीलोम थ्योरी हमें डिटेल में क्या बता रही है। अब टीलोम थ्योरी के स्टेप्स हैं जो बिल्कुल मुझे ज्यादा एक्सप्लेन करने में डिफिकल्टी क्यों नहीं होगी,
मुझे एक्सप्लेन करने में डिफिकल्टी यहां पर इसलिए नहीं होनी क्योंकि ये वो स्टेप्स हैं जो आप एवोल्यूशन ऑफ लीफ में भी पढ़कर आए हैं। नाउ कॉन्सेंट्रेट। टीलोम थ्योरी हमें क्या बताती है कि सबसे पहले ऑर्गेनिज्म, ये जो प्लांट्स थे इनमें ओवरटॉपिंग हुई, और ओवरटॉपिंग आपको एवोल्यूशन ऑफ लीफ में मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं, मैं यहाँ एक्सप्लेन नहीं करूंगा। दूसरा पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है एंड दैट इज रिडक्शन। रिडक्शन में क्या हुआ कि जो ओवरटॉप कर गई थी, ये वाली फर्ज कर लें ये ओवरटॉप कर गई है, इसमें तो नहीं, लेकिन उसके जो साइड एक्सिस बन रहे थे उनमें क्या चीज होना शुरू हो गई, रिडक्शन इन द रेट ऑफ ग्रोथ। इनमें ग्रोथ में रिडक्शन होना शुरू हो गई। ग्रोथ में रिडक्शन हो जाने का क्या मतलब है? ग्रोथ में रिडक्शन हो जाने का मतलब ये है कि इन्होंने जो जिस स्पीड पे ये ग्रो कर रहे थे, इनकी ग्रोथ में डिले आना शुरू हो गया, जिसकी वजह से ये एक दूसरे के करीब आना शुरू हो गए। बिल्कुल ऐसे ही जैसे आप देखिए ये ग्रो करता जाएगा, ये स्टेम के तौर पर एक्ट करना शुरू कर देगा, और ये जो है क्योंकि इनकी ग्रोथ में कमी आएगी, लिहाजा ये एक दूसरे से दूर ग्रो होने के बजाय सारे स्पोरेंजिया इकट्ठे होना शुरू हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल एक ये स्पोरेंजियम था, एक ये स्पोरेंजियम था, इनकी ग्रोथ यहां से स्टार्ट हो रही थी, आहिस्ता आहिस्ता इनकी ग्रोथ में जो है वो इनके रेट ऑफ ग्रोथ में कमी आना शुरू हुई, और ये होते होते एक दूसरे के करीब आ गए। अगला स्टेप क्या है? सेम एज व्हाट? सेम एज एवोल्यूशन ऑफ लीफ। वो क्या है? प्लेनेशन। इनका प्लेन सेम होना शुरू हुआ। मैंने आपको बताया था कि प्लेन का क्या मतलब है कि तीनों बिल्कुल आमने सामने आ जाए, तीन या दो जो भी पार्ट होंगे वो ऐसे ना हो बल्कि तीनों एक दूसरे के बिल्कुल क्रॉस में आ जाएं, तो इसको आप प्लेन कहेंगे। तो देख लीजिए यहां पर इनकी प्लेनेशन हुई हुई है, ये बिल्कुल एक प्लेन में मौजूद हैं। तो अब आप देख लीजिए प्लेन में आ जाने के बाद अब इनके अंदर क्या होगा? सिंजेनेसिस और वेबिंग, सेम एज लीव, एवोल्यूशन ऑफ लीव। ठीक है, इनके अंदर वेबिंग होगी, और वेबिंग हो जाने के बाद जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि जब इनके एक्सिस ने, जब ये एक्सिस एक दूसरे के करीब आना शुरू हो गए, जब ये प्लेन में आना शुरू हो गए, तो उसके बाद इनमें वेबिंग हुई। अब जो गौरतलब बात है वो ये है कि ये सारे तो फर्टाइल टिलोम नहीं थे ना। ये देखिए सारे तो फर्टाइल टिलोम नहीं थे, इनमें फर्टाइल टिलोम भी थे और इनमें स्टिराइल टिलोम भी थे। अब जब ये फर्टाइल टिलोम और स्टिराइल टिलोम एक प्लेन में आएंगे तो इनके दरमियान में जब वेबिंग होगी तो स्टिराइल टिलोम फर्टाइल टिलोम के लिए प्रोटेक्टिव लेयर का काम करेंगे। देख लीजिए ये फर्टाइल टिलोम, ये स्टिराइल टिलोम, ये सारे ये देख लें एक प्लेन में आ गए। इनके प्लेन में आ जाने के बाद ये जो स्टिराइल टिलोम है इनके एक्सिस को आप क्यूप्यूल कहते हैं, एडिशनल इंफॉर्मेशन के लिए। अब ये देखिएगा जो स्टिराइल टिलोम है ये एक प्रोटेक्टिव लेयर बना रहे हैं, और इनके अंदर मौजूद हैं, इनके अंदर मौजूद है मेगास्पोरेंजियम, और मेगास्पोर अभी उसके अंदर ही है। पॉइंट टू बी नोटेड, राइट। सो अब देख लेते हैं कि ये जो स्टिराइल टिलोम थे इन्होंने इसके गिर्द लेयर बनाई, और इसके अंदर मेगास्पोरेंजियम प्रोटेक्टिव कवरिंग के तौर पर मौजूद हो गए। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी कि प्रोटेक्टिव कवरिंग कैसे बनती है। उसके बाद देखिएगा अब प्री ओव्यूल में भी डिफाइंड एज ओव्यूल लाइक स्ट्रक्चर। ओव्यूल ये कंप्लीट ओव्यूल नहीं है, ओव्यूल लाइक स्ट्रक्चर consisting of a megasporangium which is either naked or invested by unfused or partially fused integumentary lobes and thus lacks a well defined micropyle। ये इसके लिए एक पिक्चर देखने की जरूरत है। इस पिक्चर में आपको क्या नजर आ रहा है कि जो स्टिराइल टिलोम है उन्होंने फर्टाइल टिलोम्स को कवर किया हुआ है, लेकिन एक स्पोरेंजियम नहीं है, इसके अंदर कई स्पोरेंजियम है, कई स्पोरेंजिया है। ठीक है, तो वो यहां पर यही बात कर रहा है कि बाय अनफ्यूज्ड और पार्शियली फ्यूज्ड इंटेगुमेंट्री लोब्स एंड दस लैक्स अ वेल डिफाइंड माइक्रोपाइल। इसके अंदर माइक्रोपाइल नहीं, माइक्रोपाइल के बारे में आपको पता है जहां से पोलन ट्यूब एंटर होती है, इसके अंदर माइक्रोपाइल तो नहीं है, लेकिन
जो चीज इसमें गौरतलब है वो ये है कि इसमें अभी ये जितने भी मेगास्पोरेंजियम मौजूद हैं ये सारे के सारे अभी फ्यूज नहीं हुए। तो जब ये सारी, ये देखिएगा, जब ये सारे जो स्टेराइल टिलोम्स है ये कवर कर लेंगे इसको, तो अंदर अभी जो स्पोरेंजिया हैं वो फ्यूज नहीं हुए। ये देखिएगा, अंदर अभी स्पोरेंजिया फ्यूज नहीं हुए। इनके फ्यूज ना होने की वजह से हम इनको ओव्यूल नहीं कहते, हम इनको प्री ओव्यूल कहते हैं। ये देखिए, प्री ओव्यूल से ओव्यूल बनने का जो प्रोसेस है वो देख लें। ये सारे स्टेराइल टिलोम, ये फर्टाइल टिलोम थे, और एक नहीं था, कई थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये फ्यूज होते गए, और जो स्टेराइल टिलोम है इन्होंने इसको कवर करना शुरू किया, और एट द एंड इन्होंने एक यूनिट की शक्ल इख्तियार कर ली। ये ऐसे होते, पहले ये ऐसे था, होते 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 ये बिल्कुल बंद होकर इस फॉर्म में आ। सो आप देख लीजिए ये जिस फॉर्म में आया है, अब ये एक इसके गिर्द पूरी प्रोटेक्टिव कवरिंग्स बन गई है, और इस स्ट्रक्चर को अब आप कहेंगे ओव्यूल, जिसके अंदर एक मेगास्पोरेंजियम है। पॉइंट टू बी नोटेड, इसके अंदर एक मेगास्पोरेंजियम है, सारे मेगास्पोरेंजियम फ्यूज हो गए। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहां से जो बात समझने की है वो ये है कि जर्मिनेशन एंड रिटेंशन ऑफ मेगास्पोर विद इन मेगास्पोरेंजियम। देखिए, मेगास्पोर के बारे में हमें क्या पता था, मैं अगर वापस एक डायग्राम आपको दिखाता हूं। मेगास्पोर के बारे में हमें यह पता था कि मेगास्पोर मेगास्पोरेंजियम से निकलेगा और कहां जाके ग्रो करेगा, सॉइल पे। ये देखिएगा, ये मेगास्पोर मेगास्पोरेंजियम से निकला और सॉइल पे जाके ग्रो हुआ। नोट करने की बात क्या है, नोट करने की बात यह है कि मेगास्पोर तो अब बंद हो गया है प्रोटेक्टिव कवरिंग में। अब मेगास्पोर के पास तो बाहर जाने का मौका ही नहीं है। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि अब मेगास्पोर बाहर नहीं जाएगा, अब मेगास्पोर मेगास्पोरेंजियम के अंदर रहेगा। मेगास्पोरेंजियम सिंगल जो मेगास्पोरेंजियम था उसी के अंदर रहेगा। और अब आपको मैं थोड़ा सा रिमाइंड कराऊं, जब भी स्पोर जमीन पे गिरता था तो ब्रायोफाइट में वो बनाता था प्रोटोनीमा। जब ट्रेक्योफाइट में स्पोर जमीन पे गिरता था तो वो क्या बनाता था, प्रोथैलस। एवोल्यूशन ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ एडियंटम में जाकर देख लीजिए। अब यहां पे स्पोर ने बाहर निकलना ही नहीं है, स्पोर ने मेगास्पोरेंजियम के अंदर ग्रो करना है। मतलब अगर ये मेगास्पोरेंजियम में है तो स्पोर ने इसके अंदर ग्रो करना है। अगर स्पोर ने इसके अंदर ग्रो करना है तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब जो भी गेमिटोफाइट बनेगी वो मेगास्पोरेंजियम के अंदर बनेगी। ये देखिए, द मेगास्पोर विल कीप रिसाइडिंग इनसाइड द मेगास्पोरेंजियम इंस्टेड ऑफ गेटिंग डिस्पर्स्ड बाय द विंड। पहला पॉइंट, मेगास्पोर विंड के जरिए नहीं फैलेगा। दूसरा पॉइंट, दिस गेमिटोफाइट विल कंसिस्ट ऑफ टोटल 7 to 8 cells. This is female gametophyte and also called as embryo cell. अब जो मेगास्पोर है वो विंड के जरिए डिस्पर्स होने के बजाय अंदर ही ग्रो कर बैठा है। पहले ये मेगास्पोर सॉइल पे ग्रो करता था, अब ये मेगास्पोरेंजियम के अंदर ग्रो करेगा। अब जब ये अंदर ग्रो करेगा तो देख लीजिए कि ये जब ये अंदर ग्रो कर रहा है तो ये टोटल इसके सेल्स हैं। ये एंटीपोडल्स भी बनाएगा, पोलर न्यूक्लियस भी बनाएगा। ये सारे सेल जो अंदर हैं ये सब सेल्स क्या कहला रहे हैं, ये फीमेल गेमिटोफाइट कहला रहे हैं। और टोटल कितने, 1 2 3 4 5 6 7 सेल्स। तो ये जो मेगास्पोर है जिसने सॉइल पे गिरकर फीमेल गेमिटोफाइट बनानी थी, अब ये मेगास्पोर मेगास्पोरेंजियम के अंदर ग्रो कर चुका है। और अब मेगास्पोरेंजियम यानी ओव्यूल के अंदर ही ग्रो करने से अब क्या होगा कि फीमेल गेमिटोफाइट ओव्यूल के अंदर रह जाएगी। अब फीमेल गेमिटोफाइट सॉइल पर ग्रो नहीं करेगी। दिस इज द पॉइंट। तो मैंने आपको शुरू में कहा था कि गेमिटोफाइट पहले जो है वो डोमिनेंट थी, होते होते अब ये गेमिटोफाइट इतनी ज्यादा रिड्यूस हो गई है कि अब ये एक अदद ओव्यूल जो हमने ऊपर बनाया था उसी के अंदर ग्रो कर रही है। विंड से स्पोर बाहर नहीं जा, ये इतनी ज्यादा रिड्यूस हो चुकी है।
तो अब आप देख लीजिए, फिर अगला क्या है, 6 पॉइंट ये है कि मॉडिफिकेशन ऑफ डिस्टल एंड टू फॉर द पोलन कैप्चर। देख लीजिए, ये पोलन है, पोलन का आपको पता है कि इसके अंदर स्पर्म मौजूद है। सो अब किस्सा क्या हुआ है, किस्सा ये हुआ है कि जिस स्पोर ने जमीन पर आकर गिरना था और फीमेल गेमेटोफाइट बनानी थी, अब वही स्पोर किसमें बंद हो गए हैं, वो स्पोर अब स्पोरेंजियम से बाहर नहीं आ रहे। बाहर गेमेटोफाइट बनने की क्या शर्त है, बाहर गेमेटोफाइट बनने की शर्त यह है कि स्पोर स्पोरेंजियम से बाहर निकले, जो कि नहीं हुआ। स्पोर स्पोरेंजियम के अंदर ट्रैप हो गया है, स्पोर स्पोरेंजियम के अंदर ट्रैप हो चुका है। अब क्योंकि स्पोर ने बाहर जाके गेमेटोफाइट बनानी थी, बट वो स्पोरेंजियम में ट्रैप हो गया है, लिहाजा वो बाहर जाकर गेमेटोफाइट बनाने के बजाय स्पोरेंजियम के अंदर ही गेमेटोफाइट बनाएगा और इसके इर्द गिर्द लेयर्स बनती जाएंगी और वो सीड बनता जाएगा। देख लीजिए, ये समरी है। समरी के मुताबिक इनके दरमियान प्लेनेशन होती है, इसके अंदर एक प्री ओव्यूल बनता है और वो प्री ओव्यूल आखिरकार किसमें कन्वर्ट हो जाता है, ओव्यूल। किस्सा क्या हुआ है कि स्पोर स्पोरेंजियम के अंदर बंद हो गया। सीड किधर गया? अब देखिए, हम देखते हैं सीड की डेफिनेशन क्या है। सीड इज राइपेंड और फर्टिलाइज्ड ओव्यूल, एक ऐसा ओव्यूल जिसको फर्टिलाइज किया जा चुका हो। डेफिनेशन क्या है? एन इंटेग्यूमेंटेड, इंटेग्यूमेंट होता है काफी स्ट्रॉन्ग लेयर्स का बन जाना। इनडेहिसेंट, जो जब बन जाता है तो ओपन नहीं होता, मतलब डोरमेंट रहता है जब तक उसको प्रॉपर कंडीशन नहीं मिलती। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर स्पोर को प्रॉपर कंडीशंस नहीं मिलती तो वो इंडेहिसेंट होता है, मतलब वो फटता नहीं है, वो बर्स्ट नहीं होता, उसके अंदर से शूट और रूट नहीं बनते, बल्कि जब तक उसको इम्प्रॉपर कंडीशंस मिल रही होती हैं वो जर्मिनेट ही नहीं करता। इंडेहिसेंट मेगास्पोरेंजियम, मेगास्पोरेंजियम है। हुआ असल में क्या कि जब यहाँ फर्टिलाइजेशन होगी तो इस फर्टिलाइजेशन के बाद इस ओव्यूल के अंदर, ओव्यूल जिसको दूसरे अल्फाज में आप क्या कहते हैं, मेगास्पोरेंजियम, ये हमने देख लें, ये ओव्यूल है, ये किससे मिलके बना है, ये मेगास्पोरेंजिया से मिलके बना है, तो आप इसको मेगास्पोरेंजियम कह रहे हैं। और इसी मेगास्पोरेंजियम, ये जब इसके गिर्द मजीद लेयर्स बनेंगी तो इसी को आप क्या कहेंगे, सीड कहेंगे। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा कि सीड कैसे बना। लेक्चर सुनने का शुक्रिया, इसकी फीडबैक जरूर दीजिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू वेरी मच।